हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे सितंबर 9th। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे आपने देखा होगा एमएसपी के बारे में दे रखा है। एमएसपी कब कब किसका कितना कितना बढ़ रहा है वो ज़रूरी नहीं होता है। हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए कि एमएसपी की बेसिक्स क्या है। तो आप 10th जून का एनालिसिस सुनिएगा। एमएसपी का आपका टोटल कि कौन रेकमेंड करता है, सीएसीपी करता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, स्टैट्यूटरी है या नहीं है, कितने क्रॉप्स के लिए होता है। तो प्लीज़ 10th ऑफ जून का एनालिसिस ज़रूर सुनिएगा और जिन्होंने सुन रखा है उस नोट्स को रिवीजन कर लीजिएगा। दूसरी बात क्या आती है कि आज न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि सीएसीपी रिकमेंड्स एमएसपी फॉर 23 कमोडिटीज। अब हमने 10th जून के एनालिसिस में देखा था कि हम लोगों ने नोट्स बनाए थे कि 22 कमोडिटीज के लिए एमएसपी करता है और शुगर केन के लिए एफआरपी आता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हमने फिर डिफरेंट डिफरेंट साइट्स सर्च करी। कुछ यूपीएससी के जो प्रिपरेशन कराते हैं, जो उनकी साइट्स बनी हुई उसमें भी देखा। तो कोई कह रहा था 22 क्रॉप्स करता है, कोई कहता है 23 क्रॉप्स करता है, कोई 24 क्रॉप्स कह रहा था। अब हम तो ऐसे नहीं चल सकते ना। तो हमने डायरेक्ट सीएसीपी की साइट पे गए। ठीक है, सीएसीपी की साइट पे उन्होंने कहा है कि हम रेकमेंड करते हैं एमएसपी फॉर 23 कमोडिटीज। बेसिकली उन्होंने शुगर केन को भी इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है। तो इसलिए अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि सीएससी रिकमेंड्स एमएसपी फॉर हाउ मेनी कम्युनिटीज, या मतलब कुछ कम्युनिटीज लिखी होती है उसके आगे, तो 23 इज द राइट आंसर। उसमें से 7 सेरल्स हैं, 5 पल्सेस हैं, 7 ऑयल सीड्स हैं, 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। ठीक है। अब कुछ साइट्स जो 24 दिखाती हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो एक तो तोरिया को और रेपसीड मस्टर्ड को अलग अलग दिखाती है। याद रखिएगा, एमएसपी जो तोरिया है वो रेपसीड और मस्टर्ड के ऊपर बेस्ड है, और जो डी हस्ट कोकोनट है वो कोपरा के ऊपर बेस्ड है। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन लगेगी। बट अब सीएसीपी की साइड से कंफर्म हो गया तो 23 क्वांटिटीज लिखिएगा अगर कभी आंसर आए, क्योंकि इन्होंने शुगर केन को इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद एक एडिटोरियल था हाइड्रोजन के ऊपर, फ्यूल के ऊपर। तो थोड़ा सा ना आप इसके बहुत अच्छे फैक्ट्स हमने 22 अप्रैल, ये फर्स्ट पेज के बाद जो सेकंड पेज हम डिस्कस करते हैं, जैसे अब ये फर्स्ट पेज चल रहा है एंड दिस कम सेकंड पेज। तो ऐसे जो हम चेंज करते हैं तो याद रखिएगा फर्स्ट पेज पर जो सेकंड पेज आता है वैसे में हाइड्रोजन का बहुत डिटेल में ग्रीन क्या है, ग्रे क्या है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। तो प्लीज़ उसको सुन लीजिएगा और जिन्होंने सुना है तो उसी में ही ऐड ऑन कीजिएगा ये पॉइंट्स। ये हमने सब डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट है एलिमेंट ऑन द प्लैनेट। मोस्ट अबंडेंट मीन्स काफ़ी मात्रा में है। बट क्या है, दिक्कत क्या होती है कि वो प्योर फॉर्म में नहीं है। जिस हिसाब की हमारी ज़रूरत है उस हिसाब से नहीं है, वो प्योर फॉर्म में नहीं है। और अगर हाइड्रोजन की बात करी जाए तो उसकी एनर्जी डेंसिटी जो है 3 टाइम्स है डीजल से। बट हमें दिक्कत क्या है कि हम उसको कंप्रेस करने में या लिक्विफाई करने में, मतलब हाइड्रोजन को लिक्विड हाइड्रोजन बनाने में, हमें जो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है वो करना पड़ता है -253 डिग्री सेल्सियस। तो वो बहुत ज़्यादा महंगा बना देता है। अगर हम बात करें लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, तो हमें उसको मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है -163। इसके लिए हमें चाहिए होता है -253। तो ये वजह है जो इसको इसको बहुत महंगा बना देता है। अब क्या है कि हम इसको जो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स देते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंट नेम्स क्यों दिए जाते हैं। डिफरेंट नेम्स इसको जो दिए गए हैं, ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, जो हम आप सब 22 अप्रैल के एनालिसिस में सुन सकते हैं। क्या डिफरेंट है, क्या किस चीज़ से बनते हैं। बेसिकली ये नाम इसको तब दिए गए हैं कि किस टेक्निक से इसको बनाया जा रहा है। ठीक है। जो प्रोडक्शन टेक्निक इसको लेके यूज हो रही है, जो हाइड्रोजन को बना रही है, उसका नाम उस हिसाब से नाम दिए गए हैं। ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि ब्लैक हाइड्रोजन जो बनाया जाता है वो यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल करता है। अगर हम पिंक हाइड्रोजन की बात करें तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है, मगर इलेक्ट्रोलाइसिस किससे कर रहा है, जो एनर्जी ले रहा है किससे ले रहा है, न्यूक्लियर पावर सोर्स से ले रहा है। तो इसको भी हम क्लीन फ्यूल नहीं कह सकते। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ये एक नया कॉन्सेप्ट जो आया है, ये ज़ीरो कार्बन फ्यूल है। इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस से ही करा जाएगा। मगर इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स जिसमें वाटर में सेपरेट किया जाएगा हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अलग अलग करना। उसमें जो एनर्जी यूज होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी। जैसे विंड पावर से और सोलर पावर से यूज होगी, जिसमें हम वाटर को स्प्लिट करेंगे। ठीक है। ये हमारा एक मेजर स्टेप होगा इन अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन। अगर हम आज की बात करें तो हम सिर्फ 0.1% जो है हाइड्रोजन कैपेबल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना ग्रीन हाइड्रोजन की, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन हाइड्रोजन अगर इतना अच्छी चीज़ है तो हम उसको क्यों नहीं बना रहे, तो सबसे बड़ी वजह है, प्राइम ऑब्स्टेकल इज प्रोडक्शन कॉस्ट। और कहते हैं कि कुछ मतलब जो स्टडीज़ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने करी है, उन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना ये ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी की, वो करीबन-करीबन $1.5 पर केजी है। $1.5 पर केजी मतलब 100 से सवा ₹100 किलो है। और अगर हम देखते हैं, आज हम जाते हैं सीएनजी वगैरह भरवाने, तो आप देख ही सकते हैं क्या कॉस्टिंग है उसकी।
और ये भी उन नेशंस के लिए जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सनशाइन है और अनयूज्ड लैंड है उनके पास, ये सब कन्वर्ट करने के लिए। अगर हम बात करें कि ज़रूरत क्यों है, तो हम देखते हैं कि ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो जो ग्रो कर रही है, वो 1.1% के रेट के हिसाब से ग्रो कर रही है। दैट मीन्स हम हर साल 83 मिलियन मतलब 8 करोड़ पॉपुलेशन हमारी बढ़ जाती है। एज़ अ रिज़ल्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है कि एडिशनल पावर की जो डिमांड है ना, वो 25 टू 30% बढ़ जाएगी बाय द ईयर 2040। इसलिए हमें पावर जनरेशन नेट ज़ीरो एमिशन से करना बहुत ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन है, अगर हमें अपना टारगेट जो है ग्लोबल वार्मिंग का अंडर 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला अचीव करना है तो। क्योंकि पावर डिमांड्स बहुत बढ़ने वाली है इन फ्यूचर। इंडियन ने क्या करा है, एक इंडियन रेलवेज़ है, इन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल। उन्होंने बेसिकली जो डीज़ल इंजन था उसको हाइड्रोजन बेस्ड कर दिया है और एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये कहाँ पे होगा? बिटवीन सोनीपत एंड जींद, नॉर्दर्न रेलवेज़ में। और एक आयरना के ऊपर बात होती है, वैसे तो हमने सारी रिपोर्ट्स की एक पूरा का पूरा एक लिस्ट बना रखी है और हमने डिस्कस की थी। बट अगर आपको आता रहता है, मैं आपको साथ-साथ अपडेट करता रहता हूँ। तो ये वर्ल्ड एनर्जी ट्रांज़िशन आउटलुक रिपोर्ट जो आती है, वो आयरना की आती है, ठीक है? एक पेज 1 एंड 8 पे था कि अलाउ करे जाएगी वुमेन एंट्री इंटो नेशनल डिफेंस अकेडमी। अगर जिसको नहीं पता तो 20th अगस्त के लेक्चर में हम लोगों ने इसका बहुत अच्छी तरह एडिटोरियल डिस्कशन किया था, जिसमें हमने पूरी डिटेल में बात की थी। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है और क्या प्रॉब्लम्स है इसमें। प्लीज़ उसको सुन लीजिएगा, उसका लेक्चर अच्छी तरह बना लीजिएगा, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जब फॉर्मली आ जाएगा, पेपर्स पे आ जाएगा, तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। 6 मिनट का लेक्चर है, प्लीज़ 2 मिनट आपको लगेंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको लेक्चर सुनने के लिए। 8-10 मिनट में आपका सारा कवर हो जाएगा, प्लीज़ करिए जो मैं कह रहा हूँ। गॉड ब्लेस।